इसराइल की जानिब से बर्बरियत का सिलसिला जारी है। इसराइल की हठधर्मी बरकरार है और ये लास्ट ईयर अक्टूबर से ये सिलसिला शुरू हुआ था और अब तक जारी है। रियासती दहशतगर्दी में हर दिन तेज़ी आती जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी जो फ़ौज है उसने हमास के सरबराह के घर पर बमबारी की, जिसमें इस्माइल हानिया की बहन समेत ख़ानदान के 10 अफराद शहीद हो गए। तो अब तक इनके ख़ानदान के 69 अफराद शहीद हो गए हैं और ये तो एक अलग इनकी जंग है। दूसरे ये कि जो स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जो खैमा बस्तियाँ हैं, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ पर बच्चे हैं, ख़वातीन हैं और जिस तरीके से हॉस्पिटल्स में सूरत हाल हम रिपोर्ट करते रहे कि वहाँ पर लोगों को ज़मीन पर लिटाकर उनका इलाज किया जा रहा है, वहाँ पर एनेस्थेजिया नहीं है लोगों के लिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सब तादाद अब 37,700 तक पहुँच गई है। 86,230 से ज़ायद ज़ख्मी है और इनमें निस्फ तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। और आप ये देखें कि 21,000 फ़लस्तीनी बच्चों के लापता होने का भी इंकशाफ हुआ है। और फिर इसके साथ साथ अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के हुकूक और फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाली आलमी तंजीम जो है सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि गज़ा जंग के नतीजे में जो हज़ारों बच्चे लापता हैं वो या तो तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबे हुए हैं या उन्हें किसी इज्तिमाई कब्र में दफना दिया गया है, ठीक है, या फिर उन्हें इसराइली फ़ौजी कैद करके हिरासत में लेकर या उनको अगवा करके ले गए हैं। सेव द चिल्ड्रन के नुमाइंदे का कहना है कि यह हज़ारों बच्चे दौरान जंग अपने वालिदैन से बिछड़े और मेरे बच्चों की एक नामालूम तादाद भी है। और कम से कम 17,000 बच्चे अपने ख़ानदानों से बिछड़ गए हैं, जबकि 4,000 बच्चे घरों और इमारतों के मलबे तले दबे हैं। तो ये जो पूरी तादाद है, इस पे सेव द चिल्ड्रन ने ये इंकशाफ किया है। अब इस पे भी अगर जो कहते हैं ना, जो ममालिक बनते हैं कि हम चैम्पियन हैं आलमी इंसाफ के, इंसानी हुकूक के, उनकी आवाज़ें इस पर भी नहीं आएंगी तो फिर हम यही कह सकते हैं कि जो आलमी ज़मीर है वो मुर्दा हो चुका है। अब एक नया और इंकशाफ हुआ है और इसमें भारत की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। भारत मुसलमानों पर अपने मुल्क में ज़िंदगी तो तंग कर ही रहा है, मकबूजा कश्मीर में जो कर रहा है वो हमारे सामने ही है। ऐसे में गज़ा से ये रिपोर्ट हो रहा है कि मज़लूम फ़लस्तीनियों की जो नस्ल कुशी है उसमें भारत अब हिस्सेदार बन गया है। साबिक इसराइली सफ़ीर ने इंडिया और इसराइल का गठजोड़ बेनकाब किया, यानी वो इसराइली मीडिया पर आए, उन्होंने इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में डैनियल कारमोन ने कहा कि कारगिल जंग में इसराइली ताउन के जवाब में भारत अब गज़ा जंग के लिए इसराइल को असलहा फराहम कर रहा है। अंदाज़ा करें। और फिर उसके बाद बड़ी तादाद में हर्मेस 900 फराहम किया जा रहा है। मैं हैरान ये हो रहा हूँ कि अभी मई में स्पेन ने एक मालबरदार बहरी जहाज़ को भारत से इसराइल जाते हुए रोका था, जिसमें 27 टन फ़ौजी सामान मौजूद था। और फिर ये है कि ये आपको याद होगा करगिल की जब वॉर थी तो उस वक्त भी इसराइल की जानिब से भारत को फैसिलिटेट करने की कोशिश की गई थी। अब हमारे पास मतलब ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं और हमें एक गठजोड़ दिखाई दे रहा है मुस्लिम कंट्रीज़ के अगेंस्ट, ये इसराइल हो, भारत हो, अमेरिका हो, या नज़र आता है। तो हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ब्रिगेडियर साहब। हम ये देख रहे हैं कि पहले तो हम ये देखते थे कि भारत की जानिब से मुलाकातें भी की जाती थी इवन फ़लस्तीनी अथॉरिटी से और उनकी रहनुमाओं से भी, लेकिन अब ये खुल कर ये चीज़ सामने आ चुकी है कि भारत की असल जो वफादारियां हैं वो इसराइल के साथ हैं और ये एक तरह से मुस्लिम दुश्मनी में सब एक साथ दिखाई देते हैं। व्हाट आर योर थॉट्स? जी बिल्कुल, भारत और इसराइल का जो गठजोड़ है वो बहुत पुराना है और ये गठजोड़ कारगिल की जंग में हमारे था, जब मिराज 2000 एयरक्राफ्ट्स पे लाइटनिंग पॉड्स और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस उन्होंने पाकिस्तानी पोजीशंस पे हमले किए थे और इजराइल मुमदो मुआवन था और एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल उसने अदा किया था भारत को स्टेबलाइज करने में, क्योंकि उस वक्त इनकी हालत काफ़ी दरगर्गों थी। उसके बाद से इनकी कंटिन्यूअल डिफेंस कोलैबोरेशन है और 46% जो एक्सपोर्ट्स हैं डिफेंस के इजराइल के वो इंडिया को जा रहे हैं और 2001 से लेकर 21 तक 4.2 बिलियन जो है यूएस डॉलर्स वर्थ उसकी जो आर्मामेंट है वो एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो ये इनमें डिफरेंट डिफेंस कोलैबोरेशंस हैं जिसमें वेपन कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं, रेडार्स हैं, यूएवीज हैं और तो वो जॉइंट प्रोडक्शन उसकी तरफ भी जा रहे हैं और इनका गठजोड़ बहुत पुराना है। 2018 में नेतन्याहू ने दौरा किया था
और एक स्ट्रेटेजिक इनके दरमियान डिफेंस कोलैबोरेशन डील हुई है। और इंडिया ने मेरे ख्याल है कारगिल को जो हेल्प मिली थी इजराइल से, उसके बाद इजराइल को फायदा पहुंचाने के लिए इस वक्त गाजा में वो एक 27 टन तो फायदा तो इंडिया को भी पहुंच रहा है, जो हथियार की सप्लाई करके वो पैसे वहां से बना रहे हैं। सो ये आप समझते हैं प्योरली हेट्रेड है अगेंस्ट मुस्लिम इन दोनों कंट्रीज का, या इनके अपने माली मफाद भी यहाँ पर मैटर करते हैं? दोनों चीजें हैं जी, हेट्रेड भी है और ये एक रीजनल सरोगेट बना हुआ है भारत ग्लोबल वॉर कंपटीशन में। और इजराइल जिस तरह के मिडल ईस्ट में एक रीजनल जेंडार्मी का रोल अदा कर रहा है, इसी तरीके से यहाँ पे भारत साउथ एशिया में वो किरदार अदा कर रहा है। और चाइना के खिलाफ भी और बाकी जो ममालिक हैं जो पाकिस्तान जैसे जो एक इंडिपेंडेंट आज़ाद व्यू पॉइंट रखते हैं उनके खिलाफ। और दूसरा वो हेट्रेड डेफिनेटली है, दोनों ममालिक जो हैं उनकी मुसलमानों के खिलाफ जो हिंदुओं की हिंदुत्व आइडियोलॉजी, वो तो अभी हमने देख ही लिया इलेक्शन में कि किस तरीके से मोदी ने भरपूर कोशिश की है कि एक कम्युनल कार्ड खेलें मुस्लिम दुश्मनी पे। तो वो तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, उसको जो मर्जी डिप्लोमेटिक नाइस्टिस का जामा पहुंचाएं, पहना लें, बट दर हकीकत बात तो यही है कि उनमें मुसलमानों के खिलाफ उनके दिल में सर, तो अब मुझे एक बात बताइए, उसका इजहार वो प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन, लेकिन व्हाट कैन बी डन, व्हाट कैन बी डन? एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है और उसमें एक ऐसे एग्रेसर को हेल्प करना जो निहत्ते फलस्तीनियों पे बमबारी कर रहा है, अस्पतालों को तबाह कर रहा है, और एक पूरा जो किसी सिचुएशन है जो वहाँ होने वाली है, उतनी हालत में ये इनकी जो उसको इस्लाह तरसील जारी है। ये तो मेरा ख्याल है अगर इस चीज़ को दुनिया में हम उन फोरम्स पे ले जाएं तो ये तो एक तो राशिद साहब किया क्या जाए क्योंकि अमेरिका को तो कोई रोक टोक नहीं कर सकता, लेकिन भारत पे तो बहुत सारी कंट्रीज का इन्फ्लुएंस है। सऊदीया, यूएई, इनके अच्छे बिजनेस ताल्लुकात हैं, तो बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, इन चीज़ों से रोका जा सकता है। जी बिल्कुल, देखें अभी जो गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ पे कितना डायस्पोरा है इंडिया का, और उस पर इन्फ्लुएंस आना चाहिए। और ये वो सूरत में हो सकता है ना कि हमारे जो गल्फ के ममालिक हैं, स्पेशली सऊदी अरेबिया, वो एक ऐसा स्टांस लें ताकि भारत को भी मालूम हो कि उसको कोई कॉस्ट इसकी पे करनी पड़ेगी। True. और अगर वो ना हुआ तो फिर तो ये सिर्फ बट इट डजंट सीम लाइकली सर, नहीं जमा खर्च होगा ना, इट डजंट सीम लाइकली कि ऐसा होगा। जी कैन यू रिपीट? जी मैं ये कह रहा था कि ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा, जिस तरह से माली मुफादात और ये सारे मुफादात आपस में मिलके अगेंस्ट मुस्लिम्स यूज होते हैं अनफॉर्चुनेटली, सो इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर देम। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है क्योंकि इकोनॉमिक मुफादात जो है वो ट्रम्प कर ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशंस को, मुसलमान भाईचारे को। मगर ये एक बहुत ट्रैजिक सिचुएशन है, बदकिस्मती है मुसलमान ममालिक की भी और फ़लस्तीनियों की भी, कि एक ऐसा यूनाइटेड टेंजिबल कोई फ्रंट नहीं नजर आया जो भारत जैसे उनकी भी कोई रख सके और दुनिया को भी बाबर करा सके। इनसे तो बेहतर ये साउथ अफ्रीका जैसे ममालिक कम से कम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो इशू को एजिटेट ऐसे ही होना चाहिए, वो कॉन्क्रीट चीज सामने आई है। चलिए जी, थैंक यू सो मच। राशिद वली जनरस हमारे साथ थे और ये बड़ी एक जश्न-कुशा इंकिशाफ हुआ है, और ज़ाहिर है उम्मीद तो यही की जा सकती है कि जब लोग एहतजाज कर रहे हैं तो इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखें कि कौन कौन से मुल्क हथियार सप्लाई कर रहे हैं या भी किसी भी किस्म की रिसोर्सेज फराम कर रहे हैं इसराइल को, और इसराइल की बर्बरियत जारी है। और जाहिर है कि कोई देखने वाला नहीं। आप देखें ना कि माली मफादात हो गए, मुआशी मफादात हो गए, तिजारत वाला, ये सिलसिला तो हमने उस वक्त कश्मीर वाले मामले पर भी देखा था। और उस वक्त हमने उस पर आवाज़ उठाई थी कि भाई ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। एक के बाद एक मुल्क जो है वो उठ के किसी भी मुल्क के खिलाफ खड़ा हो जाता है, और जहाँ पर ट्रेड एग्रीमेंट्स ज़्यादा होते हैं तो और जिस तरह के मनाजिर हम वहाँ से देख रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें आती हैं, वीडियोस आती हैं, जिन हालात में ये मासूम फ़लस्तीनी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये बड़ा अलमिया। अगर इसके बावजूद भी लोग नहीं जागेंगे तो फिर कब जागेंगे?